अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हर मज़मून की अपनी एक अहमियत होती है और उस मज़मून की अहमियत या अफादियत से कोई भी इनकार नहीं कर सकता। ये अहमियत एक ख़ास मज़मून के हवाले से इसमें मुख्तलिफ़ वक्तों में या तो इजाफ़ा होता है और या इसमें कमी वाक़या होती है। एक मज़मून की अहमियत या अफादियत में ये इजाफ़ा या कमी क्यों वाक़या होता है, इसके पीछे क्या अवामिल या फैक्टर्स होते हैं, यकीनन ये हर बंदी की दिलचस्पी का मौजू बनता है। क्योंकि अगर एक तालिब इल्म, एक स्टूडेंट, वो जब अपने कैरियर का आगाज़ करता है तो वो इस हवाले से सोचता है कि मुझे कौन सा मज़मून पढ़ना चाहिए जो कि ना सिर्फ मेरे लिए एकेडमिकली उसकी अहमियत हो, बल्कि मुझे आगे कैरियर डेवलपमेंट या नौकरी जॉब के हवाले से भी मददगार साबित हों। तो इसलिए जो इंटरनेशनल रिलेशंस या बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात का मज़मून है, इसकी भी अपनी अफादियत और अपनी अहमियत हैं। इस हवाले से मैं आज बात कर रहा हूँ और वो दोनों एकेडमिकली और जॉब के हवाले से। लेकिन अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप लोग मेरे नए वीडियो अपलोड से बर वक्त बाखबर रहें और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल के लिंक को शेयर करें। तो जी नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं मज़ामीन की अहमियत और अफादियत के हवाले से। बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात या इंटरनेशनल रिलेशंस का जो मज़मून है, आईआर का जो डिसिप्लिन है, इसकी भी अपनी अहमियत और अफादियत हैं और ये दो तरह से मैं बात कर रहा हूँ। एक एकेडमिकली यानी मज़मून के हवाले से, तालीम के हवाले से, और दूसरी बात जो है वो नौकरी या जॉब या कैरियर डेवलपमेंट के हवाले से। तो पहली जो बात है वो एकेडमिकली है। जब से रियासतें मौजूद हैं, ममालिक जो हैं यहाँ पे आबाद हैं, तब से बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात या आईआर के मज़मून की अहमियत है। यानी खा वो सिटी स्टेट्स की शक्ल में हों, जिस तरह कदीम यूनान में स्पार्टा और एथेंस मौजूद थी, या मौजूदा जो नेशन स्टेट्स की सूरत में मुख्तलिफ़ ममालिक दुनिया में कायम है। तो सबसे पहले अगर इस हवाले से हम गुफ्तगू करें तो पेलोपोनेशियन वार जो है उसका ज़िक्र जिस तरह यूनानी मुअर्रिख़ और फ़लसफ़ी तुसिडाइड्स ने किया था, उस वक्त से लेकर फिर मुख्तलिफ़ स्कॉलर्स और फ़िलासफ़र्स ने बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात के मज़मून का मुतालिया किया है, अपने अपने नज़रिए पेश किए हैं और मुख्तलिफ़ ज़ावियों से जो हैं हमारे सामने मुख्तलिफ़ दलाइल और आर्गूमेंट्स पेश किए हैं। खा वो कदीम चीन का जो मिलिट्री स्ट्रेटजिस्ट हैं सुनजो वो हो, या उसके बाद जो यूरोप में हम मुख्तलिफ देखते हैं जिस तरह निकोलो मकियावेली हैं इटली से, इंग्लैंड से जिस तरह थॉमस हॉब्स हैं, जीन जैक रूसो हैं, और इवन इस्लामी दुनिया से अल-फ़ाराबी, अल-ग़ज़ाली, इस तरह अल्लामा इकबाल, अली शरीयती और बहुत सारे इस हवाले से काम कर चुके हैं कि ये रियासतों और ममालिक के दरमियान जंग क्यों होती हैं, इनके दरमियान ताउन क्यों है, या दोस्ती जो हैं वो ममालिक क्यों कायम करते हैं, या इनके दरमियान तनाज़े जो हैं क्यों मौजूद हैं। तो इसलिए मुख्तलिफ़ दलाइल की रोशनी में हम फिर ये जान सकते हैं कि वाकई ये चीज़ें जो हैं मुख्तलिफ़ रियासतों और ममालिक के दरमियान क्यों होती हैं। ख़ासकर जो इंटरनेशनल रिलेशंस आईआर या बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात का मज़मून है या ये जो डिसिप्लिन है, तो इसकी अफादियत और अहमियत में इजाफ़ा पिछले 100 साल में हमने देखा है। जब से यूनिवर्सिटी ऑफ वेल्स में बाकायदा इंटरनेशनल रिलेशंस का एक चेयर कायम किया गया, जिसको वुडरो विल्सन चेयर ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस कहते थे। यानी पहली जंग अज़ीम के ख़ात्मे के बाद, यानी तकरीबन 100 साल हुए हैं कि बाकायदा इंटरनेशनल रिलेशंस या बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात के मज़मून को एक अलग डिसिप्लिन और मज़मून के तौर पे इसका मुतालिया शुरू किया गया। उसके बाद जो दोनों जंग अज़ीम, पहली और दूसरी जंग अज़ीम के दरमियान का जो वक्फ़ा है 20 साल, 1919 से लेकर 1939 तक, इसको इंटर वार पीरियड कहते हैं। इसमें भी बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात या आईआर के मज़मून में स्कॉलरशिप जो हैं डेवलप की गई, यहाँ पे इसका मुतालिया किया गया। ख़ासकर जो
E.H. कार की किताब है दी 20 ईयर्स क्राइसिस, जिसमें उन्होंने जो वुडरो विल्सन के 14 निकात हैं, लीग ऑफ नेशंस हैं, जो एज़ अ होल हम बात करें जो लिबरलिज़म का नज़रिया है उस पर तनकीद की हैं कि यही 14 निकात, यही लीग ऑफ नेशंस, यही लिबरलिज़म का जो नज़रिया है, थ्योरी है, ये दूसरी जंग अज़ीम को रुकवाने में नाकाम साबित हुई। उसके बाद जब दूसरी जंग अज़ीम का ख़ात्मा होता है तो सर्द जंग शुरू होती हैं। कोल्ड वार के ज़माने में बहुत ज़्यादा IR के मज़मून का मतालिया किया गया। ना सिर्फ एक तरफ रियलिस्ट जबकि दूसरी तरफ लिबरल्स, एक तरफ न्यू रियलिस्ट जबकि दूसरी तरफ न्यू लिबरल्स, इवन जो कंस्ट्रक्टिविस्ट्स हैं, इंग्लिश स्कूल थ्योरी वाले हैं, इन इंटरडिपेंडेंस, कम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस है, इन सब पे मैं अपनी पिछली वीडियोज़ में बात कर चुका हूँ। इनके दरमियान ये डिबेट जो हैं चलती रही। हंस जे मर्गेंताफ जब किताब लिखता है पॉलिटिक्स अमंग नेशंस, स्ट्रगल ऑफ पावर एंड पीस 1948 में, तो उसके बाद एक नई डिबेट शुरू होती हैं। उसके बाद जब केनेथ वॉल्ड्स थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस की किताब लिखता है, हिडले बोल जो हैं वो दी अनार्किकल सोसाइटी किताब लिखता है। इस तरह जोसेफ नाय और रॉबर्ट ओ केवहेन वो पावर एंड इंटरडिपेंडेंस पे जो हैं बात करते हैं। एलेक्जेंडर वेंट जो हैं सोशल कंस्ट्रक्टिविज़म के हवाले से सोशल थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे बात करते हैं। तो ये डिबेट सर्द जंग या कोल्ड वार के ज़माने में हम देखते हैं। उसके बाद सर्द जंग के ख़ात्मे के बाद जो पोस्ट कोल्ड वार एरा हैं, आज तक पिछले 29-30 सालों में यकीनन कि IR या बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात के मज़मून में एकेडमिकली ख़ासी दिलचस्पी देखी गई हैं और नए नज़रिए, थ्योरीज़ और नई डिस्कशंस जो हैं वो हमारे सामने आ चुकी हैं। जिस तरह ग्रीन पॉलिटिक्स हैं या ग्रीन पॉलिटिकल थ्योरी हैं और इसको बहुत ज़्यादा इख्तियार किया गया है, ख़ासकर जो स्कैंडिनेवियन ममालिक के, इवन जर्मनी भी इसमें शामिल हैं, जो डेनमार्क हैं, स्वीडन हैं, नॉर्वे हैं, वहाँ पे बाकायदा ग्रीन पॉलिटिकल पार्टीज़ बन चुकी हैं और उन्होंने अपने जो मंशूर हैं मैनिफेस्टोज़ हैं अपने पार्टीज़ के, उनमें बाकायदा माहौलियाती आलूदगी, ग्लोबल वार्मिंग, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, इन चीज़ों को शामिल किया है। इंसानी हुकूक़ की अगर हम बात करें तो बहुत सारी इंसानी हुकूक़ की तंजीमें और ममालिक, आलमी ताकतें वो इस हवाले से जो हैं सरगर्म है। ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन जो इंसानी हुकूक़ की बुनियादों पे एक मुल्क पे हमला किया जाता है, जिस तरह अमेरिका ने लीबिया पे किया है या और भी बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं, तो ये भी आजकल के दौर का एक मौजू है। यानी बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात या इंटरनेशनल रिलेशंस के हवाले से, मज़मून के हवाले से हम इसका मुतालिया करते हैं। मुख्तलिफ़ बीमारियाँ जो मौजूद हैं, जिस तरह एड्स हैं, स्वाइन फ्लू हैं, सार्स हैं और आजकल की जो कोरोना वायरस कोविड-19 है, ये भी अब किसी एक मुल्क का मसला नहीं रहा बल्कि आलमी मसाइल ये बन चुके हैं। तो इसलिए जो आलमी ताकत बैनुल-अक़वामी तंजीमें जो तकरीबन हर मुल्क जो है इस हवाले से फ़ाल और सरगर्म है। जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, जो मुख्तलिफ़ सनतें कायम होती हैं, इस हवाले से भी दुनिया सरगर्म रहती हैं। ये बैनुल-अक़वामी तंजीमें जो मौजूद हैं, जिस तरह अक़वाम मुत्तहिदा हैं, यूरोपीय यूनियन है, सार्क हैं, आसियान हैं, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, अफ्रीकन यूनियन है, अरब लीग हैं, OIC और मुख्तलिफ़, ये क्यों मौजूद हैं, इनके मकासद क्या होते हैं? आया ये तंजीमें बाकायदा इंसानी हमदर्दी और इंसानी हुकूक़ की बुनियादों पर काम करती हैं या इनके पीछे एक और एजेंडा होता है? और जो बड़ी और आलमी ताकतें हैं, क्या वो इनका इस्तेमाल करती हैं? अगर हम रियलिज़म की ज़बान में बात करें तो ये मेरा कहने का मकसद ये है कि जो आलमी सियासत हैं, इसमें जो ये मुख्तलिफ़ किरदार हैं और फिर जो MNCs हैं, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस, जो NGOs हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस और INGOs, इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, ये आजकल इंतहाई एक्टिव और सरगर्म है। तो इन सब बातों का, इन सब फिनोमेना का जो मुतालिया हैं वो इंटरनेशनल रिलेशंस या बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात के मज़मून में किया जाता है। ख़ासकर जब फिर एटमी हथियारों का दौर शुरू हुआ, NPT जैसे माहिदेन पे दस्तखत किए गए और अब भी जो एटमी हथियार हैं ये आलमी अमन के लिए यकीनन ख़तरा हैं।
تو اس حوالے سے بھی مختلف تنظیمیں کام کرتی ہیں. یہ بھی انٹرنیشنل ریلیشنز یا بین الاقوامی تعلقات کے مضمون کا ایک حصہ ہے. ناظرین، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انٹرنیشنل ریلیشنز یا بین الاقوامی تعلقات کے مضمون کی جو اہمیت اور افادیت ہیں، ان میں اضافہ خاص کر پچھلے 100 سال میں ہوا ہے، اور اب ہر گزرتے دن کے ساتھ نئی تحقیق سامنے آتی ہیں، اور اس میں لوگ جو ہیں دلچسپی لے رہے ہیں، اور یقیناً کہ یہ دلچسپی، افادیت اور اہمیت جو ہیں وہ بین الاقوامی تعلقات IER یا انٹرنیشنل ریلیشنز کے مضمون میں دن بدن اس میں اضافہ ہو رہا ہے. اگر میں بات کروں انٹرنیشنل ریلیشنز IER کے مضمون کی نوکری یا کیریئر ڈیولپمنٹ، جاب کے حوالے سے، تو یقیناً کہ یہ اس حوالے سے بھی مفید ہے. ایک تو یہ کہ IER کو پڑھ کے اس میں تحقیق کر کے ایک بندہ جو ہے کالج یا یونیورسٹی میں ایک ٹیچر بن سکتا ہے، یہاں پہ پروفیسر بن سکتا ہے، اکیڈیمیا کو جوائن کر سکتا ہے، اور ایک پروفیسرشپ جو ہیں اس کو ڈیولپ کر سکتا ہے. وہ اپنی تحقیق کر سکتا ہے اور اپنی جو بحث ہیں وہ دنیا کے سامنے پیش کر سکتا ہے. اس کے علاوہ اسی مضمون کو پڑھنے کے بعد ایک بندہ جو ہے ایک اچھا محقق بھی ثابت ہو سکتا ہے، ایک اچھا ریسرچر بن سکتا ہے کہ جو بین الاقوامی تعلقات، عالمی سیاست، مختلف ریاستوں کے درمیان جو معاملات ہوتے ہیں ان کا مطالعہ کرتا ہے، ایک خاص جو پہلو ہے اس پہ اپنی تحقیق کو مضبوط بناتا ہے، اور پھر دنیا میں جو بین الاقوامی تعلقات یا عالمی سیاست کے حوالے سے جو نئی کوئی چیز، ایشو سامنے آتا ہے، اس پہ وہ اپنی تحقیق کو آگے بڑھاتا ہے. تو یقیناً کہ وہ ایک احسن فرض کو پورا کرتا ہے. ان دو کے علاوہ IER کے مضمون کو پڑھنے کے بعد پاکستان میں ایک اسٹوڈنٹ جو ہیں CSS، PMS یا دوسرے جو مقابلے کے امتحانات ہیں جو مختلف شعبوں میں ارینج ہوتے ہیں، جس طرح FIA ہیں، IB ہیں، یا جو دوسرے پاکستان کی بیوروکریسی ہیں، وہاں پہ جو ہیں IER کا مضمون یقیناً اہمیت رکھتا ہے. اگر CSS PMS کے حوالے سے میں بات کروں تو IER کے مضمون کو آپٹ کیا جا سکتا ہے. یہاں پہ 200 نمبر جو ہیں آپشنل سبجیکٹ کے طور پہ انٹرنیشنل ریلیشنز کے جو ہیں وہ موجود ہیں. اس کے علاوہ کرنٹ افیئرس کا جو پیپر ہیں، یا پاکستان افیئرس، پاکستان اسٹڈیز کا جو پیپر ہیں، یا اس حوالے سے بھی مددگار ثابت ہو سکتا ہے. انٹرنیشنل لاء ہیں، یا انڈو پاک ہسٹری ہیں، یا امریکن فارن پالیسی ہیں، یا اس کے علاوہ جو اور سبجیکٹس ہیں، یہاں پہ یہ کافی یوزفل جو ہیں ثابت ہو سکتے ہیں. تو اس لیے اکثر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو CSS یا PMS یا دوسرے جو مقابلے کے امتحان ہیں، وہاں پہ طلبہ و طالبات انٹرنیشنل ریلیشنز یا بین الاقوامی تعلقات کے مضمون کو جو ہیں آپٹ کرتے ہیں. تو اس لیے اس کے ذریعے سے ایک CSP آفیسر بن سکتا ہے جو کہ بعد میں کسی بھی شعبے میں اپنی خدمات جو ہیں سر انجام دیتا ہے. اس کے علاوہ میڈیا کی فروغ سے، اور خاص کر پاکستان میں جس طرح میڈیا کو آزادی دی گئی ہے، اور پرائیویٹ میڈیا خاص کر جو سامنے آیا ہے، خواہ وہ الیکٹرانک میڈیا ہوں یا پرنٹ میڈیا ہو، یا ایون اب سوشل میڈیا ہو، یوٹیوب ہو، فیس بک ہو، اس حوالے سے بھی IER کی مضمون میں اضافہ دیکھا گیا ہے. لوگ بہت زیادہ اس حوالے سے دلچسپی لے رہے ہیں، کیونکہ نہ صرف ملکی سیاست بلکہ عالمی اور بین الاقوامی سیاست جو ہیں وہ روز ان کی خبروں کے متعلق ہم سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں میڈیا پہ. تو اس لیے جو طلبہ و طالبات ہیں وہ IER کے مضمون میں دلچسپی لیتے ہیں. یہی میڈیا میں ایک بندہ جو ہے ایک اینالسٹ یا تجزیہ نگار کے طور پہ اپنے آپ کو منوا سکتا ہے. اسی میڈیا میں IER کے مضمون پڑھنے کے بعد جو ہیں وہ ایک اینکر بھی بن سکتا ہے، ایک رپورٹر بھی بن سکتا ہے. تو یہاں بھی اس کے لیے چانس ہیں کہ وہ اپنا کیریئر ڈیولپ کر سکے. اس کے علاوہ جو مختلف عالمی تنظیمیں ہیں، جس طرح اقوام متحدہ ہیں، OIC جو اسلامی ممالک کی تنظیم ہے، SAARC ہیں، یا اس طرح دوسری جو علاقائی تنظیمیں ہیں، وہاں پہ بھی IER کے مضمون کو پڑھنے کے بعد ان کو بھی جوائن کیا جا سکتا ہے. اقوام متحدہ کی جو پرماننٹ ان کی بیوروکریسی ہیں، CSS کی طرز کی طرح
عالمی سطح پہ جو ہیں وہ ان کا بھی ایک مقابلے کا امتحان ہوتا ہے، تو اس انٹرنیشنل بیوروکریسی کو بھی جوائن کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اسی اقوام متحدہ جو یا دوسری جو عالمی بین الاقوامی تنظیمیں ہیں، ان کی جو ذیلی ادارے ہیں، جس طرح UNDP ہیں، یونیسیف ہیں، یونیسکو ہیں یا اور ہیں، ان میں بھی کام کیا جا سکتا ہے۔ IR یا بین الاقوامی تعلقات کے مضمون کو پڑھنے کے بعد جو ہے ایک بندہ ملک کی جو NGO ہیں، قومی NGO یا بین الاقوامی کسی NGO میں بھی کام کر سکتا ہے۔ اس کے لیے اچھے مواقع ہوتے ہیں اگر وہ IR کے کسی ایک خاص شعبے میں اپنی مہارت جو ہے وہ ثابت کر سکے۔ ایک اکیڈمی کے طور پہ بھی بندہ جو ہے سامنے آ سکتا ہے کہ وہ ایک اکیڈمی جو ہے اوپن کرے اور لوگوں کو ٹرین کرے، وہاں جو ہے IR کے مضمون پہ جو ہے خاص کر جو ہے فوکس کیا جا سکے۔ تو اس لیے جو انٹرنیشنل ریلیشنز یا IR کا جو مضمون ہے یا ڈسپلن ہے، جس کو اردو میں بین الاقوامی تعلقات کہتے ہیں، اس کی اہمیت اور افادیت پہلی بھی تھی اور آج بھی ہے۔ یقیناً کہ اس کی اہمیت اور افادیت میں جو ہے دن بدن اضافہ ہو رہا ہے، گلوبلائزیشن کی وجہ سے، ٹیکنالوجی کی فروغ کی وجہ سے، میڈیا کی پرائیویٹائزیشن کی وجہ سے، اور اسی میڈیا کی پروموشن کی وجہ سے لوگ جو ہیں اس میں دلچسپی لے رہے ہیں، اور یہ دلچسپی ہر گزرتے دن کے ساتھ اس میں اضافہ ہو رہے ہیں۔ تو ناظرین، آج کی ویڈیو IR کے مضمون کی افادیت اور اہمیت کے حوالے سے تھی۔ آئندہ بھی میں مختلف دلچسپی کے موضوعات پہ جو ہیں حاضر ہوں گا۔ میرے اس چینل کو دیکھتے رہیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔